Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, I am here to assist you for the UPSC preparation. Whatever I am providing here, that is the precise study for the UPSC and all the state PCS examination. Friends, do not worry about the preparation because whatever I am providing here, that is the data from the prominent institution. I am providing all the data within the free amount here. Come along with me and reach up to the zenith of your career. Okay friends, let's get started. Today questions. Today we will discuss about the 21st video of the UPSC preliminary mock test series. स्टार्ट करते हैं. ये वीडियो इन हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी. विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट है ही इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर एनी मैटर रिलेटेड टू द पार्लियामेंट. क्या स्पीकर ही जो पार्लियामेंट के उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है रिलेटेड टू द पार्लियामेंट वो फाइनल अथॉरिटी रहता है, इंटरप्रेट करने वाला, अर्थ निकालने वाला. सेकंड है ही हैज़ द फाइनल पावर इन मैटर्स ऑफ द डेकोरम ऑर्डर एंड बिजनेस इन द हाउस. थर्ड है ही अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द ऑल पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ द लोकसभा. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. इसका सॉल्यूशन बी है. द स्पीकर इज़ द हेड ऑफ द लोकसभा. आपको पता है कि लोकसभा का हेड स्पीकर होता है एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव. ही इज़ द गार्जियन ऑफ द ऑल पावर्स एंड प्रिविलेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, एमपी रहते हैं, उनके जो पावर्स का गार्जियन है, ये उनको प्रोटेक्ट करता है. ही इज़ द प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन ऑफ द हाउस. द स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिराइव्स हिज पावर एंड ड्यूटीज फ्रॉम द थ्री सोर्सेज, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, rules of procedure and conduct of the business of the Lok Sabha and parliamentary conventions. First statement incorrect है. He is the final interpreter of the constitution provision, the rule of the procedure and conduct of the business of the Lok Sabha and the parliamentary presidents within the house. Thus, his final interpretation power related to the constitution provision for any matter relating to the parliament and restricted within the Lok Sabha only. मतलब पार्लियामेंट में सिर्फ लोकसभा में उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न है उनका इंटरप्रिटेशन फाइनल, लोकसभा में इनकी पावर रेस्ट्रिक्टेड है क्योंकि स्पीकर है, लोकसभा स्पीकर है. आउटसाइड द लोकसभा इट इज़ द जुडिशरी दैट विल डिलीवर द फाइनल इंटरप्रिटेशन. उसके बाहर जुडिशरी डिसाइड करेगी, ये जुडिशियल रिव्यू हो सकता है उसके डिसीजन का. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. ही मेंटेन्स ऑर्डर एंड डेकोरम इन द हाउस फॉर कंडक्टिंग इट्स बिजनेस. मतलब जब भी सेशन होते हैं तो उसमें जो कंडक्ट कैसा रहना चाहिए बंदों का, उसको ये मेन सोल अथॉरिटी हैं उसको कंडक्ट करने के लिए. रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीडिंग्स इट इज़ हिज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही हैज़ फाइनल पावर इन दिस रिगार्ड. वो फाइनल पावर है इस दिस मामले में. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. ही अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द ऑल पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ द लोकसभा एंड सुपरवाइज देयर फंक्शनिंग. चेयरमैन जितने भी पार्लियामेंट कमेटी होते हैं उनके यही अपॉइंट करते हैं. ही प्रिजाइड्स ओवर द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, द रूल्स ऑफ द कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी. तो ये खुद जो लोकसभा स्पीकर है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एंड सेकंड है रूल कमेटीज एंड द रूल्स कमेटी एंड द जनरल पर्पस कमेटी. तीन कमेटी के ये हेड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग्स. कंटेम्प्ट ऑफ मतलब जो कोर्ट की अवहेलना, उसके बारे में स्टेटमेंट है. फर्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट कैन इनिशिएट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स स्यू मोटो. मतलब अपने आप कर सकता है क्या सुप्रीम कोर्ट. सेकंड है ओनली द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द स्पेशल पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबो इज और आर करेक्ट. आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है नाइदर वन नो टू. तो इसका सॉल्यूशन ए है, मतलब फर्स्ट ओनली करेक्ट है. कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट इज एनी कंडक्ट दैट डेमोन्स्ट्रेट डिसरिस्पेक्ट और डिसरिगार्ड टुवर्ड्स ए कोर्ट ऑफ द लॉ एंड इट्स ऑफिसर एंड इंटरफेरेंस विद द पार्टीज एंड देयर witnesses before the respective authority and the administration of the law. The Contempt of the Courts Act 1971 lays down the law of the contempt of the court. Section 15 of the legislature describe the procedure on how a case for the contempt of court be initiated.
फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। आर्टिकल 1 to 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू इनिशिएट कंटेम्प्ट केसेस ऑन इट्स ओन स्यू मोटो। मतलब आर्टिकल 129 में दिया हुआ है अपने आप प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट अगर उसके फैसले की वर्डिक्ट की अवेलना होती है, कंटेम्प्ट होता है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट आल्सो लाइज विद द हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट के पास भी होती है, अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का कोई अवेलना करता है तो ये सेशन कोर्ट वगैरह के पास पावर नहीं होती है। सेक्शन 10 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट्स एक्ट 1971 हैज़ गिवन स्पेशल पावर टू द हाई कोर्ट्स टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Consider the following statements with reference to the initiative of the Government of India Nurturing Neighborhoods Challenge. First statement है it is a program under the Smart City Mission. Second है it aims to improve access to early childhood service and amenities in selected Indian cities. Third है the Ministry of Housing and Urban Affairs and World Resources Institute India are partner organization to this program. Which of the statements given above is or are correct? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है थर्ड ओनली, सी है सेकेंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन डी है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज इज ए प्रोग्राम अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन। तो नर्चरिंग करना नेबरहुड को ये क्या है, स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर एक प्रोग्राम है। इट इज़ इन द लाइन विद द ITCN। ITCN की क्या है, इन्फेंट टोडलर केयर गिवर फ्रेंडली नेबरहुड्स, मतलब जो बिल्कुल नया है नेबरहुड फ्रेंडलीहुड्स का है। तो नेबरहुड जो आपके नियर बाई मान लो सिटीज़ हैं उनको नर्चर करना, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना। फ्रेमवर्क ऑफ द स्मार्ट सिटी मिशंस विच सीक्स टू अचीव सेफ प्लेफुल एक्सेसिबल इंक्लूसिव एंड ग्रीन नेबरहुड्स। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज़ 3-year इनिशिएटिव, 3 साल का इनिशिएटिव है दैट एम्स टू इम्प्रूव पब्लिक स्पेस मोबिलिटी नेबरहुड प्लानिंग एक्सेस टू अर्ली चाइल्डहुड सर्विस एमिनिटीज़ एंड डाटा मैनेजमेंट अक्रॉस इंडियन सिटी एंड देयर एजेंसी। ये 3 साल का इनिशिएटिव है, 3-year इनिशिएटिव दैट एम्स टू इम्प्रूव पब्लिक स्पेस मोबिलिटी है, नेबरहुड प्लानिंग, एक्सेस टू अर्ली चाइल्डहुड सर्विस, बचपन में ही बच्चों को अच्छी सी फैसिलिटी दें, और डाटा मैनेजमेंट अक्रॉस इंडियन सिटीज़ एंड देयर एजेंसी। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स बर्नार्ड वैन लीर फाउंडेशन BVLF बर्नार्ड वैन लीर फाउंडेशन एंड वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया आर दी पार्टनर्स ऑफ दिस प्रोग्राम। ये इसके पार्टनर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। फर्स्ट स्टेटमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस अनएनिमसली oppose the war efforts and Indian involvement in it. Second है, communist leader of the Indian national movement pledged support to the Axis power to overthrow the British government. Third है, cabinet mission arrived in India to elicit the support of the Indian nationalists for the war efforts. Fourth है, Mahatma Gandhi advocated support to the British and allied powers during the war. Which of the given statements above is or are incorrect? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फोर्थ ओनली, बी है थर्ड एंड फोर्थ, सी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट थर्ड फोर्थ। इसका सॉल्यूशन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देयर वाज ए कंसिडरेबल डिसएग्रीमेंट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, नो अनएनिमिटी। मतलब उसमें क्या था, डिसएग्रीमेंट था। अनएनिमिटी होता है बिना कोई द्वंद्व के कोई बिल पास हो जाए, कोई भी बात पास हो जाए रिगार्डिंग सपोर्ट टू द ब्रिटिश ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2। मतलब ब्रिटिश का अंग्रेज़ों का सपोर्ट करना है या नहीं करना वर्ल्ड वार 2 में, तो इसके बारे में था ये। और उस पर बहुत सारे डिस्प्यूट थे। वाइल सुभाष चंद्र बोस सजेस्टेड एग्रेसिव मास मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश टू गेन इंडिपेंडेंस। तो एग्रेसिव तरीका अपनाना पड़ेगा मास को इकट्ठा होकर। नेहरू हेल्ड दैट नॉन वायलेंस, नेहरू ने कहा नॉन वायलेंस हैड नो प्लेस इन द डिफेंस अगेंस्ट एग्रेशन एंड दैट इंडिया शुड सपोर्ट ग्रेट ब्रिटेन इन द वार अगेंस्ट द नाजिज्म। बट मतलब इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए अगेंस्ट नाजिज्म के, जो जर्मनी का नाजिज्म है, बट ओनली एज ए फ्री कंट्री। गांधी बिलीव दैट वट एवर सपोर्ट वॉज गिवन टू द ब्रिटिश शुड बी गिवन अनकंडीशनली। तो क्या है, नेहरू जी सपोर्ट करना चाहते थे, गांधी जी भी सपोर्ट करना चाहते, सुभाष चंद्र बोस अपोजिट में थे, सुभाष चंद्र बोस जी। और नेहरू जी ने बोला कि हम एक नाजिज्म के खिलाफ लड़ेंगे बट एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री लड़ेंगे। और गांधी जी बोले बिना कंडीशन के हमें सपोर्ट करना चाहिए वर्ल्ड वार 2 में अंग्रेज़ों का। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, डिक्लेयर अनकंडीशनल सपोर्ट टू द वार एफर्ट्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब अलाइड पावर, जो अलाइड पावर थी
तो उनका क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी और सीपीआई ने बोला कि सपोर्ट करो सीधा, कोई बिना कंडीशन के। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, व्हेन द जापानीज आर्मी बिगेन टू एडवांस क्विकली टुवर्ड्स द इंडियन बॉर्डर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट द क्रिप्स मिशन इन द मार्च 1942 टू इंडिया टू सी कोऑपरेशन फ्रॉम द इंडियंस, नोट द कैबिनेट मिशन प्लान। तो क्रिप्स मिशन के थ्रू हम हमारे से सपोर्ट लेना चाहते थे जापान की फोर्सेज जब इंडिया पे अटैक कर रही थी। फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, इन द फाइट अगेंस्ट द एक्सिस पावर महात्मा गांधी हेल्ड दैट द व्यू दैट इंडिया शुड सपोर्ट द ब्रिटिश इन देयर वार एफर्ट्स। मतलब एक तो अलाइड थे जिसमें यूके वगैरह थे, एक एक्सिस थे, तो वो बोल रहे थे कि हमें एक्सिस के खिलाफ लड़ना चाहिए बिना कंडीशनल सपोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। With regards to the pyramid of the biomass, consider the following statement. First statement है, in this type pyramid, the head count method is used to calculate the biomass. Second है, it is inverted for the land-based ecosystem. Third है, biomass of the primary procedures is always maximum in the land-based ecosystem. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, बी है सेकेंड ओनली, सी है थर्ड ओनली और डी है सेकेंड एंड थर्ड। इसका सॉल्यूशन सी है, द पिरामिड ऑफ द बायोमास इज फॉर्म्ड बाय कलेक्टिंग डाटा ऑफ द ऑल ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई ईच ट्रॉफिक लेवल सेपरेटली एंड बाय कैलकुलेटिंग ऑफ देयर ड्राई वेट। द बायोमास पिरामिड है क्या कैसे किया जाता है, फॉर्म्ड बाय कलेक्टिंग डाटा ऑफ द ऑल ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग ईच ट्रॉफिक लेवल, हर लेवल पे सेपरेटली एंड बाय कैलकुलेटिंग देयर ड्राई वेट। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इन दिस पिरामिड ऑफ द बायोमास ड्राई वेट ऑफ द ऑल ऑर्गेनिज्म एट ए पर्टिकुलर लेवल इज कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द टोटल बायोमास एट द ईच ट्रॉफिक लेवल, नोट द हेड काउंट मेथड। तो बायोमास काउंट किया जाता है इस मेथड में, ना कि हेड काउंट किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इट इज अपराइट फॉर द लैंड बेस्ड इकोसिस्टम बिकॉज द बायोमास एट द प्राइमरी प्रोड्यूस लेवल इज हाई एंड इट डिक्रीज अपवर्ड्स, नॉट इन्वर्टेड। मतलब ऊपर की तरफ घटता जाता है जैसे पिरामिड की तरफ होता है बायो जो लैंड बेस्ड इकोसिस्टम का। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, बायोमास ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूस इज ऑलवेज मैक्सिमम इन द लैंड बेस्ड इकोसिस्टम। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मास क्या होगा, जो प्राइमरी बेस जिससे सबसे पहले आएगा नीचे, बिकॉज द बायोमास कीप्स डिक्रीजिंग एट द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। फॉर एग्जाम्पल द बायोमास ऑफ द ऑटोट्रोफ इज मोर देन द बायोमास ऑफ द प्राइमरी कंज्यूमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। With reference to the Raman effect, consider the following statement. First है, it is the change in the wavelength of the light on the deflection from molecules of the medium. क्या wavelength में change है light का, deflection from molecules of the medium. Second है, in this phenomena light photons are scattered with the unchanged energy. Third है, it can be used to describe the blue color of the ocean. कौन सा statement correct है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है सेकेंड ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकेंड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है, रमन इफेक्ट इज द चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट ऑन डिफ्लेक्शन फ्रॉम मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम। रमन इफेक्ट क्या है, द चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, लाइट की वेवलेंथ में चेंज होना ऑन डिफ्लेक्शन फ्रॉम मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम। व्हेन ए बीम ऑफ द लाइट ट्रांसवर्स ए डस्ट फ्री ट्रांसपोर्ट सैंपल ऑफ ए केमिकल कंपाउंड, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द लाइट गेट्स डिफ्लेक्टेड। वह कोई भी लाइट एक डस्ट फ्री एनवायरनमेंट में ट्रांसवर्स ए डस्ट फ्री ट्रांसपेरेंट सैंपल ऑफ द केमिकल कंपाउंड, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द लाइट गेट्स डिफ्लेक्टेड इन डायरेक्शन अदर देन द इंसिडेंट बीम। ए स्मॉल पार्ट ऑफ द दिस scattered beam has wavelength different from the incident light as a result of the Raman effect. जो स्मॉल पार्ट ऑफ दिस scattered beam has wavelength different from that of the incident light as a result of the Raman effect. मतलब उसकी एक पोर्शन की वेवलेंथ अलग होगी और की वजह अलग से डिफरेंट रहेगी, एक छोटे से पोर्शन की, उसको रिमेन इफेक्ट करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इन दिस फिनोमेना लाइट फोटोन्स आर स्कैटर्ड विद चेंज्ड डिमिनिश्ड और इंक्रीज एनर्जी। मतलब इस फिनोमेना में लाइट क्या, फोटोन स्कैटर्ड होते हैं, चेंज होती है उनकी एनर्जी, दिस चेंज इन द एनर्जी ड्यू टू इन इलास्टिक डिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फोटोन्स फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, रमन इफेक्ट कैन बी यूज डिस्क्राइब द ब्लू कलर ऑफ द ओशियंस। इन 1928 में डॉक्टर रमन ऑब्जर्व दैट इवन इफ लाइट इफ ओनली वन कलर वाज पास थ्रू द लिक्विड देन लाइट देन that emerged had small traces of the another color. This meant that the molecules in the liquid were responsible for changing the color.
change in the wavelength or scattering maybe. Due to this effect, water molecule in the sea scatter the white sunlight to wavelength that mostly fall in the blue regime of the that spectrum. Hence the sea appears blue. मतलब जब मान लो समुंदर नीला कैसे दिखाई देता है, उसमें ये फिनोमेना के बारे में बात की गई है. इसको मैं आपको दोबारा से बता दूं. जैसे रमन इफेक्ट क्या है, यूज टू डिस्क्राइब ब्लू कलर ऑफ द ओशियन. 1928 में यूज किया गया था. डॉक्टर रमन ने ऑब्जर्व किया इफ लाइट ऑफ वन कलर पास थ्रू ए लिक्विड, अगर एक कलर की लाइट मान लो लिक्विड से पास करी जाती है, लाइट एमर्ज हैड स्मॉल ट्रेसेस ऑफ द अनदर कलर, दूसरा कलर भी उसमें मिश्रित रहता है. दिस मीन्स दैट, उसका क्या मतलब है, दैट मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड वर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द कलर. जो मॉलिक्यूल पानी में रहते हैं उनका लिक्विड में या पानी में जो भी है वह उसमें उनका रोल होता है कलर चेंज करने में. ड्यू टू दिस इफेक्ट द वाटर मॉलिक्यूल्स इज इन द सी वाटर स्कैटर द वाइट सनलाइट टू द वेवलेंथ दैट मोस्टली फॉल इन द ब्लू रिजिम. मतलब जो रिफ्लेक्ट करते हैं वो ब्लू रिजिम में पड़ती है. द स्पेक्ट्रम हैंस द सी अपीयर्स ब्लू, वैसे ही समुंदर नीला दिखाई देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Which of the following statements are correct regarding ocean acidification? Ocean समुद्र का acidification कैसे होता है? First one is its results in increasing of the pH of the ocean. pH increase हो जाता है. Second है the concentration of the carbonate ions decrease. Carbonate ions decrease हो जाते हैं. It inhibits the growth of the coral reefs. Coral reefs की जो inhibit करता है, कम करता है उनको. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन बी है. व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजोल्व्ड इन द सी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व किया जाता है सी वाटर में. इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड एंड डिक्रीज द ओशियंस पीएच. जब CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को सी वाटर में डिजोल्व किया जाता है, इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड एंड डिक्रीज इन ओशियन पीएच. मतलब जैसे ही पीएच 7 से नीचे होगा तो एसिडिक नेचर होता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओशियन एसिडिफिकेशन. ओशियन एसिडिफिकेशन is a consequence of the increased carbon dioxide concentration in the atmosphere due to anthropogenic factors. मतलब हम व्हीकल वगैरह चलाते हैं तो उससे CO2 हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो जाता है और वो पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना देता है. पीएच लेवल 7 से कम हो जाता है, ओशियन एसिडिफिकेशन हो जाता है, उसको ही बोलते हैं. प्रायर टू द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन द एवरेज ओशियन पीएच वाज अराउंड 8.2 बट नाउ द पीएच इज अराउंड 8.1. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. ओशियन एसिडिफिकेशन कॉजेज ए डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ द कार्बोनेट आयन. कार्बोनेट आयन कम हो जाते हैं. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. मैराइन लाइफ यूजेज टू कार्बोनेट टू बिल्ड सेल्स स्केलेटन्स बट सी वाटर बिकम मोर एसिडिफाइड. जो मैराइन लाइफ है, पानी में रहने वाली जीव हैं, यूज कार्बोनेट को यूज़ करते हैं टू बिल्ड सेल्स या स्केलेटन, उनकी लेयर बनाने के लिए, अपने ऊपर स्केलेटन बनाने, ढांचा बनाने के लिए. एज सी वाटर बिकम्स मोर एसिडिफिकेशन. कार्बोनेट अवेलेबिलिटी रिड्यूस फॉर द एनिमल्स. कार्बोनेट कम हो जाता है पानी में. अंडर कंडीशन ऑफ द सीवर एसिडिफिकेशन सेल्स एंड स्केलेटल्स कैन डिजोल्व, वो डिजोल्व हो जाएंगे. हाउएवर फोटोसिंथेटिक algae एंड सी ग्रास इज मेड बेनिफिट फ्रॉम हायर CO2 कंडीशन इन द ओशियन एज द रिक्वायर CO2 लाइक जस्ट प्लांट्स ऑन द लैंड. तो काई वगैरह जो algae बोलते हैं या समुद्री घास ज़्यादा हो जाएगी, बाकी जो जीव जंतु हैं उनके लिए कार्बोनेट कम हो जाएगा, उससे वो मर जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है. Which of the following statements is or are correct regarding Lord Dalhousie? He was the youngest Governor General. Second है, he implemented the policy of doctrine of lapse. Third है, he was the Governor General of India during the Great Revolt 1857. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट ओनली, डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन ए है. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1848 टू 1856. 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी थे. बोर्न ऑन 22 अप्रैल 1812, 22 अप्रैल 1812 को पैदा हुए थे वो. बिकम द यंगेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यंगेस्ट, बहुत ही यंग थे वे. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. लॉर्ड डलहौजी implemented the doctrine of lapse policy which later turned out to be one of the major causes of the रिवोल्ट ऑफ द 1857. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब इसका नेचुरल या इनहेरिट, जिसका हेयर नहीं है, मतलब कोई बच्चा नहीं है तो उसके राज्य को कब्जा लो, अगर वो किसने गोद लिया हुआ बच्चा है, तो यही इसका पॉलिसी थी. द डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्स वाज ए पॉलिसी ऑफ द एनेक्सेशन इनिशिएटेड बाय द ब्रिटिश इंडिया कंपनी इन इंडिया अबाउट द प्रिंसली स्टेट, राजाओं के स्टेट कब्जा करने के लिए. थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट. द टेन्योर ऑफ द लॉर्ड डलहौजी एंडेड ऑन द 6 मार्च 1856 एंड ही लेफ्ट फॉर द इंग्लैंड, और वो इंग्लैंड के लिए चले गए थे. और फ्रेंड्स देखो,
वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है, एफर्ट्स लगता है और बिल्कुल ही गला सूख जाता है बोलते बोलते। प्लीज़ अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड्स में जो रिलेटिव हैं आपकी जो तैयारी करना चाहते हैं उनके बीच में शेयर कीजिए, ताकि उससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। और ये श्योरली आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन HCS में आए, ऐसे ही क्वेश्चन EPFO में आए, वैसे ही आपके UPPCS में आएंगे और सेम UPSC का पैटर्न रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट टू ट्रेवल अब्रोड? ए है आर्टिकल 18, बी है आर्टिकल 19, सी है आर्टिकल 21, डी है आर्टिकल 23। इसका सॉल्यूशन सी है। आर्टिकल 18 में क्या दिया गया है पहले ये पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 18 abolishes all titles. It prohibits the state to confer titles of anybody, whether a citizen or non-citizen. Military and academic distinction are however exempted for the provision. मान लो कर्नल वगैरह जैसी भी रैंक मिलती है या कोई भी डिफेंस फोर्सेस की रैंक मिलती है उसको एग्जाम्प्ट किया गया है। बाकी जैसे बोलते थे सर टॉमस रो, ऐसे ही आपके एग्जाम वो दे नहीं सकते, आप यूज़ नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 क्या कहता है? गारंटीज टू ऑल सिटीजन 6 राइट्स विच आर फॉलोज। 6 राइट कौन कौन से आर्टिकल 19 में? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया विद द कंट्री नॉट आउट ऑफ द इंडिया। मतलब इंडिया में घूम सकते हैं, बाहर नहीं घूमना है। और नेक्स्ट है राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आर्टिकल 21 डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। मतलब जो एस्टैब्लिश किया गया है लॉ, आर्टिकल 21 में बताता है कि जो उसी के दौरान आपकी लिबर्टी की नहीं छीनना है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है। वाइड इट कवर्स ए वाइड वेराइटी ऑफ द राइट्स दैट आर एसेंशियल टू लीड ए लाइफ विद द डिग्निटी। The right to travel abroad is granted to every person, including non-citizens, under Article this. In a recent judgment, the Supreme Court, while reiterating that right to travel abroad is inseparable part of the fundamental rights of the life and liberty, has allowed a man released on the bail to travel to the US, revalidated his green card. मतलब उन्होंने बोला कि आपको विदेश जाने का भी हक है आर्टिकल 21 के अंडर, मतलब आप अपनी डिग्निटी लाइफ जी रहे हो। उन्होंने बताया कि right to travel abroad be inseparable part of the fundamental right to life and liberty has allowed man release on the bail। मतलब एक बंदा बेल पे गया to travel to the US to revalidate his green card और revalidate करने के लिए। डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आर्टिकल 23 of the Constitution of India prohibits trafficking in person and forced labor. It does not provide any right to travel abroad। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये न्यूज़ करंट की है कि एक बंदा उसको बेल दी गई थी अपना ग्रीन कार्ड रिन्यू करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द सी वीड्स मिशन रिसेंटली लॉन्च इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ फॉर द कमर्शियल फार्मिंग ऑफ द सी वीड्स एंड इट्स प्रोसेसिंग फॉर द वैल्यू एडिशन। ये कमर्शियल फार्मिंग है सी वीड्स की एंड प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन उसमें जोड़ने की। सेकंड है इट इज़ लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। थर्ड है इट एनविसाज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कोस्टल एरिया। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज़ फॉर द कमर्शियल फार्मिंग ऑफ द सी वीड्स, इट्स प्रोसेसिंग फॉर वैल्यू एडिशन टूवर्ड्स बूस्टिंग द नेशनल इकोनॉमी। तो सी वीड्स को पैदा करने का कमर्शियल फार्मिंग करनी है उसकी और उसके वैल्यू एडिशन करना, कुछ ऐड करके उसमें नेशनल इकोनॉमी को बढ़ाना है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट इज़ लॉन्च बाय द टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल TIFAC, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज़ estimated that seaweed cultivation is done in the 10 million hectare or the 5% of the EEZ exclusive economic zone area of the India. It can provide employment to around 50 million people in the coastal area. 50 मिलियन आदमी को ये कोस्टल एरिया में एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। That is all for today. I will come tomorrow with more questions. Please share my video among your friends so that they can get benefited. Thanks for watching. Bye.